अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपको सबको बहुत वेलकम ये वीडियो देखने पर। आज हम आपका जो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 5 है, वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और 9354 9355 जो बीएस की दो बुक्स हैं और साथ 6492 जो बीएड की किताब है, इसको आज हम जो है वो देखते हैं। इस किताब का जो लेक्चर है, उसको हम लेके चलते हैं। इसमें एलिमेंट्स जो हैं अफेक्टिंग फॉरेन पॉलिसी, इनको हमने देखना है। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीएड के या बीएस के, थोड़ा सा आपने इस बात को जहन में रखना है कि ये क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, लेकिन उसका जो मेन थीम होगा वो होगा एलिमेंट्स अफेक्टिंग फॉरेन पॉलिसी के। कौन से एलिमेंट्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को। अब उसमें जो सबसे अहम एलिमेंट है जो फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करता है, दैट इज टेक्नोलॉजी। दूसरे नंबर पर नेशनल कैपेसिटी, यानी कौमी सलाहियत। तीसरा बड़ा जो एलिमेंट है दैट इज सोशल स्ट्रक्चर, समाजी ढांचा जिसको हम कहते हैं। और चौथे नंबर पर है पब्लिक ओपिनियन, राय आमा। पांचवें नंबर पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सियासी तंजीम। छठे नंबर पर है प्रेस, यानी प्रेस और मीडिया। सातवें नंबर पे है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, सियासी एहतसाब। नेक्स्ट है लीडरशिप। इसके बाद है पावर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लॉ, कानून है बैनुल अक़वाम। और एक और एलिमेंट जो है जो फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करता है, वो है रिएक्शन ऑफ अदर स्टेट्स, किसी खास काम पे दूसरी रियासतों का रिएक्शन। और इसके अलावा अलाइंसेस, जिसको आप कहते हैं इत्तेहाद। और द वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन, जो वर्ल्ड आलमी सतह पर पब्लिक ओपिनियन है वो क्या है। तो ये स्टूडेंट्स हेडिंग्स थी। अब हम आगे चलते हैं और इनकी जो डिटेल है उसकी जानिब चलते हैं कि ये सारे पॉइंट्स इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो आगे चलते हैं डिटेल्स की जानिब। तो सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं, जब डिटेल्स है टेक्नोलॉजी की, तो हम ये देखते हैं कि दुनिया भर के अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसकी अहमियत से इनकार नहीं हो सकता। किसी भी हिस्से में चले जाएं, आपको जिस मुल्क में टेक्नोलॉजी मिलेगी वो मुल्क आपको तरक्की याफ्ता नज़र आएगा, और जो मुल्क आपको खुशहाल नज़र नहीं आएगा उसकी बुनियादी वजह यही है कि दैट इज़ डिप्राइव्ड फ्रॉम द टेक्नोलॉजी। वो साइंसी और जो आलात हैं, टेक्नोलॉजी है, उनसे महरूम है। तो दुनिया के अंदर वो तमाम ममालिक जो तीसरी दुनिया के ममालिक समझे जाते हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज समझे जाते हैं, या जिन्हें हम कहते हैं कि गरीब ममालिक हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग स्टेट्स हैं, वो तमाम रियासतें जो हैं वो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने में इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती और उनको मुख्तलिफ मुल्कों से दबाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो तमाम ममालिक जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी फ़रोग पा चुकी है, जो साइंटिफिक मैदान में आगे आ चुके हैं, जिनके पास ताकत है, जिनके पास पावर है, वो ममालिक जो है वो काफ़ी हद तक अपनी फॉरेन पॉलिसी सही मायनों में कौमी उमंगों के मुताबिक बना सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट था आपको मैंने बताया कि नेशनल कैपेसिटी, कौमी जो आपकी सलामती है, कौमी वकार है, वो बड़ा ज़रूरी है। और नेशनल कैपेसिटी किसी स्टेट की उसे इस काबिल बनाती है कि वो फॉरेन पॉलिसी जो है वो बेहतर अंदाज में बना सके।
ये किसी भी मुल्क की एक कैपेसिटी होती है, जो उसकी सलाहियत होती है। अगर किसी मुल्क की मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और उसके पास एक कैपेसिटी है, पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, और पाकिस्तान के पास जो है वो जिसे हम कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती वसाइल हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी सारी की सारी जो नेशनल कैपेसिटी है, अगर हमारे यहाँ करप्शन रोक ली जाए, अगर हमारे यहाँ जो झगड़े हैं या लड़ाइयाँ हैं, जो वो एक अ, जो आप ये कहते हैं कि जी लोगों के अंदर इत्तेहाद नहीं है, ये इत्तेहाद पैदा हो जाए, तो हमारी नेशनल कैपेसिटी पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है, और यही चीज़ हमारी फॉरेन पॉलिसी पर भी असरअंदाज होती है। तीसरा जो अहम एलिमेंट है अफेक्टिंग फॉरेन पॉलिसी, दैट इज सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी। इट आल्सो एक्सरसाइज प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन इट्स फॉरेन पॉलिसी। के जो सोशल स्ट्रक्चर होता है किसी भी सोसाइटी का, अगर सोशल स्ट्रक्चर मजबूत हो तो उससे क्या होता है कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत बेहतर अंदाज में मुरतब की जा सकती है। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आप देख लेंगे, दुनिया के दूसरे ममालिक में देख लें, जहाँ जहाँ सोशल स्ट्रक्चर मजबूत है। सोशल स्ट्रक्चर का मतलब ये है, समाजी ढांचे का मतलब ये है कि लोगों की इज्जत कितनी है, वहाँ पे तालीमी सहूलियात कितनी है, वहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ, जान और माल कितना महफूज है। अभी हम देखते हैं कि एक आज मैं 15 अक्टूबर को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आज बड़ी टीवी पे खबरें चल रही हैं कि जी लाहौर के अंदर चंद दिन पहले कोई कॉलेज था, बड़ा एक नामवर कॉलेज, और उसके बच्चों उसकी बच्ची के साथ एक ज्यादती हो गई और जिनसी तशद्दुद हुआ, रैप हुआ, और उसमें वो इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। तो इस तरह की सूरतें जब किसी मुल्क में नज़र आती हैं तो ऐसा लगता है कि जी ये जो मुल्क है ये शायद इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहा। और दूसरी जानिब बच्ची के वालिद की भी एक स्टेटमेंट आ रही है कि जी उनके साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वो तो बच्ची सीढ़ियों से गिर के जो है वो जान बहक हुई है। तो ये बड़े एक कम्प्लिकेशंस हैं, तो हमारा सोशल स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत नहीं है। इसके अलावा पब्लिक ओपिनियन की हम बात करते हैं, एक अनदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए। पब्लिक ओपिनियन का मतलब होता है राय आमा, और राय आमा से मुराद ये है कि जब आप किसी होटल पे बैठ जाते हैं, आप किसी शादी पे जाते हैं और वहाँ दो चार बंदों में बैठते हैं, और वहाँ जाके आप पब्लिक में बैठ के घिल मिल जाते हैं और कुछ आप उनसे बातें सुनते हैं, और आप कोई बात करते हैं जी महंगाई बहुत है, और वहाँ लोग फट पड़ते हैं और बताते हैं कि महंगाई की वजह क्या है। तो सारा वो पब्लिक ओपिनियन होता है, जो लोग आम लोग अपनी राय दे रहे होते हैं आपके बगैर किसी इंटरव्यूज के। और आप कहीं बस में बैठे और आप दो चार बंदे आपस में बातें शुरू कर देते हैं, और छः सात आठ बंदे एक तरफ हो जाते हैं कि जी वो एक राय आमा बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं पब्लिक ओपिनियन। नेक्स्ट जो एलिमेंट है दैट इज़ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या सियासी तंजीम जिस मुल्क में ज़्यादा बेहतर होती है, वहाँ वहाँ जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत बेहतर अंदाज में बनाई जा सकती है। और ये एक इसकी एग्जांपल हम ये देखते हैं कि अथॉरिटेरियन सिस्टम जहाँ होता है, जहाँ सिस्टम मजबूत हो, पावरफुल हो, वहाँ फॉरेन पॉलिसी क्विकली डिसीजंस लेती है, और इस बात सूरतों में हमारे पास टाइम नहीं होता। मिसाल के तौर पर परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में अमेरिका की जानिब से जब हमें कहा गया कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारा साथ दें, तो उन्हें ये बताया गया कि अभी हमें इसी फ़ोन कॉल भी बताएं कि आप हमारे साथ हैं या नहीं। तो मुशर्रफ साहब के पास एक डिसीजन पावर थी, वो फैसला उनका सही था या गलत था, दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट। लेकिन उन्होंने जो फैसला किया डिसीजन कि जी हम आपके साथ हैं इस दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में। तो जो अथॉरिटेरियन सिस्टम होता है वो जो है फैसला करता है फौरी तौर पर, और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो बातें हैं वो आ, उनको सामने लाया जाता है। कोई डरपोक किस्म का अगर सिस्टम हो कहीं पे तो वो फिर निज़ाम नहीं चल पाता। तो अथॉरिटी होना ज़रूरी है, और लोगों का एतमाद भी, अथॉरिटी तब आती है जब आवाम का रियासत के हुक्मरानों के ऊपर एतमाद हो, तो वो उनके फैसले बड़े जो है वो जानदार अंदाज में कर लेते हैं। और हमारे यहाँ ऐसी मिसालें मौजूद हैं। अगर हम सियासी पार्टीज़ की बात करें तो हम देखते हैं कि नवाज़ शरीफ ने 1998 में जब एटमी धमाके किए और इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारियां कर रहा था और बड़ा ज़रूरी था, उनके साथ कौम का एतमाद था। और फिर 28 मई
को यौम तकबीर का नाम दिया गया। तो ये उसे हम कहते हैं कि एक अथॉरिटेरियन सिस्टम था। इसी तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के ज़माने में आसिफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम का जो बेड़ा उठाया और उसने पार्टी को साथ लेके चला, और वो पूरी कौम ने ये कहा जी कि हम सदर के जो इख्तियारात हैं उनको महदूद करते हैं। तो ये एक अथॉरिटेरियन था। अगरचे ये फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इसका 18वीं तरमीम का कोई इतना खास असर नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल आपको मैं एक एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ कि जब अथॉरिटी होती है तो वो उसको इस्तेमाल करती है पावर को। इसी तरह इमरान खान के ज़माने में जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमले किए तो इमरान खान ने कह दिया कि भाई जब भी कोई आइंदा हमला हो तो आपने फ़ौरन उसको जहाज़ को गिराना है और कोई बर्दाश्त नहीं होगा। और अगले 2 दिन बाद जब दोबारा इंडिया ने हमला किया तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनके तैयारे मार गिराए, उनका पायलट बच गया। तो एक तरफ तो पाकिस्तान ने वो जहाज़ मार गिराया और दूसरी जानिब वो जो उसका पायलट था जो जिंदा बच गया। अब जो उसकी लक थी कि बच गया, वरना ऐसा होता कम है कि वो बच जाए। लेकिन पाकिस्तान ने वो वापस किया इंडिया को उसका पायलट। तो उसकी वजह क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि पाकिस्तान ने त्यारा मार गिराया इसलिए कि पाकिस्तान की सलामती के ऊपर कोई तहफुजात अगर हों तो सलामती के ऊपर पाकिस्तान ने कहा कि हम कोई जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और उस वक्त के वज़ीर आज़म ने ये फैसला किया और फ़ौज ने उसका जो है वो भरपूर साथ दिया। तो ये अथॉरिटेरियन एक पावर थी। लेकिन दूसरी जानिब जब हमने उसको छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या है कि हमने दुनिया को ये सबक दिया कि पाकिस्तान जो है वो एक अमन पसंद मुल्क है, सलामती पसंद मुल्क है, और वो दुनिया की जानिब कभी भी जारहियत या ज़ैम नहीं रखता। तो पाकिस्तान का इमेज बड़ा बेहतर हुआ। तो ये फॉरेन पॉलिसी के अंदर अथॉरिटेरियन। इसी तरह मैं आपको ज़िया की एग्जांपल देता हूँ कि वो जब 1988 में इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ इंडिया में और राजीव गांधी वहाँ पे वज़ीर आज़म बने, तो उसने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने की तैयारी कर दी और फौजें बॉर्डर पे जमा कर दी और हमला करने की पूरी उसने एक प्लानिंग की। और ज़िया साहब यहाँ से इंडिया गए एक मैच देखने, पाक भारत मैच था क्रिकेट का, वो देखने गए। और जब वापसी पे एयरपोर्ट तक राजीव गांधी उसको छोड़ने आए तो ज़िया को पता था कि किसी भी टाइम पे हमला कर देगा, लिहाजा ज़िया ने उसको कहा। और क्या कहा? उसने कहा कि राजीव, मैं जानता हूं कि तुम पाकिस्तान पर हमला करने के बारे में सोच रहे हो, तुम हमला करने के लिए सोचो नहीं, हमला कर दो, लेकिन फिर दुनिया ये भूल जाएगी कि चंगेज खान कौन था और हलाकू खान कौन था, बल्कि दुनिया ये याद रखेगी कि ज़ियाउल हक कौन था और राजीव गांधी कौन था। तो ये अल्फाज सुन के जो राजीव गांधी था वो प्रेशर में आ गया और उसने बॉर्डर से फौजें वापस बुला ली। तो ये अथॉरिटेरियन पावर जो होती है, जब उसको एक अथॉरिटी यूज़ करती है, वो तब यूज़ करती है जब उसे पता होता है कि मैं हक पे हूँ और मैं इसको करूँगा, इसके ऊपर अमल भी कर सकता हूँ। तो ये फॉरेन पॉलिसी के अंदर इसका बड़ा एक रोल है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है जो फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट कर सकता है, दैट इज़ प्रेस। ये प्रेस जो है अखबारात को हम कहते हैं, लेकिन इसमें मीडिया और सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें अब आ जाती हैं। और ये फॉरेन पॉलिसी को फार्मूलेट करने में इसलिए प्रोसेस में मुआविन साबित होती हैं या इसके ऊपर अफेक्ट करती हैं कि ये चीज़ें जो प्रेस है, ये सोशल मीडिया है, वो अवाम की बातें जो है वो पहुंचाता है ऊपर तक। और गवर्नमेंट अपनी जो फॉरेन पॉलिसियाँ हैं वो अवाम की जो तर्जुमानी है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि इसराइल के ख़िलाफ़ सारा मीडिया होता है, सारा प्रेस होता है, तो कभी भी पाकिस्तान की हुकूमत इसराइल को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर कभी भी तस्लीम नहीं करेगी, चूँकि ये प्रेस होता है जो सारी चीज़ें बताता है कि अवाम क्या चाहते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जो है उसका बड़ा किरदार होता है। नेचर ऑफ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी प्रीवेलिंग इन अ सिस्टम आल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द स्टेट। के जब सियासी इस्तेकाम होता है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होती है, मुहासबा होता है, लोगों को पता होता है कि जी अब इस मुल्क के अंदर कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई ठग नहीं होगा, हमारा एहतसाब होगा, तो वो फॉरेन पॉलिसी बड़ी बेहतर बनाते हैं। और फिर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जहाँ होती है वहाँ सियासी उतार चढ़ाव कम होता है, वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रेशर ग्रुप्स कम बनते हैं, वहाँ इकानमी बूस्ट करती है, वहाँ गैर मुल्की तिजारत जो है वो फ़रोग पाती है, और उससे मुल्क की जो ओवरऑल सूरत हाल है, रेपुटेशन दुनिया के अंदर बेहतर बनती है। तो वो सारे का सारा जो सिस्टम है
वो फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट कर रहा होता है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, दैट इज लीडरशिप। कि लीडरशिप जो है ना, ये बड़ा किरदार अदा करती है। तभी हम कहते हैं ना कि यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। तो ये जो लीडर्स होते हैं, जिन्ना साहब ने कहा था पाकिस्तान बनने के बाद कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जारहियत पर नहीं, अमन और सलामती पर मुश्तमिल होगी, और हम किसी मुल्क की तरफ जारहियत नहीं करेंगे, बल्कि हम तमाम लोगों के साथ नेशनल, जो हमारे करीबी हमसाए हैं, नेबर्स, और हमारे जो दूर के ममालिक हैं, और इस्लामी कंट्रीज़ हैं, और जो गैर इस्लामी हैं, सब मुल्कों के साथ हमारी पॉलिसी अमन और सलामती और रवादारी पर मबनी होगी। तो लीडरशिप का बड़ा किरदार होता है दुनिया के अंदर फॉरेन पॉलिसीज बनाने में। और आपको ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क जो है किसी मुल्क का अज़ली दुश्मन नहीं होता, हमेशा का दुश्मन नहीं होता, और ना ही हमेशा का दोस्त होता है। जब लीडरशिप बदलती है, जब कौम की उसे क्या कहते हैं कि उमंगें बदल जाती हैं, तो फिर फॉरेन पॉलिसी भी बदल जाती है। इसके बाद great power structure prevailing in the world politics also greatly influence the policy of a country। तो किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए जो ग्रेट पावर स्ट्रक्चर है, पावर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हुकूमतें मजबूत हों, उनके साथ आवाम की पावर हो, और उनके पास जनाब वो असला भी हो, हर तरह से रियासत जो है वो अपनी बात मनवा सके। जिस तरह आप देखते हैं कि अमेरिका जैसी सुपर पावर वो दुनिया के अंदर अपनी मनमानी करता है, और दुनिया के अंदर दूसरे ममालिक के अंदर भी वो ये कहता है कि जी अगर वो स्याह को सफ़ेद कहे या सफ़ेद को स्याह कहे, तो दुनिया उसी की बात मानती है ड्यू टू हर पावर। तो ये पावर स्ट्रक्चर का भी अहम किरदार होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है अजीज तलबा, जब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट अफेक्ट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ स्टेट, तो हम ये कहते हैं कि जब फॉरेन पॉलिसी बन रही होती है तो इंटरनेशनल लॉ को देखा जाता है, दुनिया को देखा जाता है कि जी कानून क्या कहता है। हम पाकिस्तान के अंदर भी कोई काम करते हैं तो गैर कानूनी काम नहीं करते, दुनिया के अंदर भी गैर कानूनी काम की इजाज़त नहीं होती, और तमाम ममालिक जो हैं वो कानूनी काम करते हैं। कुछ ममालिक जहाँ बहुत ज़्यादा उनके पास बदमाशी हो और उनके साथ दुनिया साथ हो, तो वो गैर कानूनी काम कर भी देते हैं, लेकिन दुनिया उस काम को फिर गैर कानूनी काम नहीं कहती। वो जो कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये वही कानून होता है। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ के साथ साथ ट्रेटीज़ को और कॉन्ट्रैक्ट्स को भी मद्देनज़र रखा जाता है। ट्रेटीज़ का मतलब होता है वो मुआहदे जो हिफाजत के हवाले से हों, जंग के हवाले से हों, या अमन और सलामती के हवाले से हों, दिफाई मुआहदे हम जिन्हें कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर्मली कहते हैं जो इकोनॉमिक मुआहदे, मुआशी मुआहदे होते हैं, या तजारती मुआहदे। इसके अलावा जो हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मुलेशन की, तो उसमें रिएक्शन ऑफ द अदर स्टेट्स, दूसरी रियासतों का रिएक्शन क्या है, दूसरी रियासतों का बर्ताव, रवैया क्या है, तो ये भी हमें मद्देनज़र रखना पड़ता है। और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बड़ा असर होता है। जिसके साथ दुनिया होती है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी बड़ी आज़ादी से बनाता है। और आप देखें कि आज फ़लस्तीन के लिए दुनिया का कोई मुल्क आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है, और दुनिया की सारी बड़ी ताकतें इसराइल के ज़ालिमाना जो इकदाम हैं फिर भी उनके साथ हैं, और उसके जुल्म को कोई जुल्म कहने को तैयार नहीं। तो ये बड़ा इफ़ेक्ट होता है कि दूसरे जो ममालिक हैं उनका क्या रिएक्शन है। अगर दूसरी तमाम स्टेट्स इसराइल के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती हैं, कभी वो फ़लस्तीन के लोगों पर जुल्म ना करता, या फ़लस्तीन के साथ अगर सारे लोग मिल जाते उनके या तो इसराइल के मुखालिफ हो जाते या फिर फ़लस्तीन के साथ हो जाते, तो एक ही बात है, तो भी ना होता। इसके अलावा अलाइंसेस जो हैं, इत्तेहाद जिसे हम कहते हैं कि दूसरे ममालिक का जब इत्तेहाद होता है तो उससे भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि जब दो तीन चार ममालिक खत्े के अंदर इत्तेहाद कर लेते हैं तो बाकी सारी दुनिया उनसे डरने लगती है कि भाई सारे एक हैं। ये ऐसा ही है कि स्कूल से छुट्टी के बाद एक बच्चा अकेला जा रहा होता है और एक चार बच्चों का ग्रुप जा रहा होता है, तो अकेले बच्चे को कोई भी पकड़ के रास्ते में झगड़ा कर सकता है, लेकिन जो चार या छः बच्चों का ग्रुप होगा उसके साथ कोई झगड़ा नहीं करता, और वो नॉर्मली जो है वो बदमाश कहलाते हैं ये सारे लोग। ठीक है, ये एक सिचुएशन है।
इसके बाद वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन जो है वो उसका अपना एक बड़ा किरदार है और इसका इन्फ्लुएंस है फॉरेन पॉलिसी के अंदर कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक पब्लिक ओपिनियन है, आलमी सतह पर दुनिया की जो पब्लिक ओपिनियन है वो क्या है, तो ये भी हमारे सामने ये चीज़ें शामिल हैं। तो ये स्टूडेंट्स आज का एक छोटा सा लेक्चर था। अब मैंने कहा आपको बता दूं, अगर आप ये समझते हैं कि ये लेक्चर्स आपके लिए मुफीद हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा लेक्चर भी मिलते रहें। और हमारी कोशिश है कि आप तक जो है वो लेक्चर्स तैयार करके आपको दिए जाएं ताकि आप लोग जो है वो अपने पेपर्स की भी तैयारी कर सकें, और जो बाकी हमारे दोस्त हैं जो CSS की तैयारी करते हैं या जॉब्स के लिए तैयारी करते हैं, तो ये लेक्चर्स उनके लिए भी यकीनी तौर पर मुआविन साबित हो सकते हैं। अगला लेक्चर बहुत जल्द इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। जब तक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।